साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं जो क्रांति की बात हो रही थी, इटली में किस प्रकार से एकीकरण किया गया इटली और जर्मनी में। और हमने पिछले सेशन में देखा था कि उदारवादियों की क्रांति, जो उदारवादियों की क्रांति हुई, उदारवादियों ने जो नेशनल असेंबली गठित करी, उदारवादियों ने महिलाओं को क्या स्थान दिया। हमने देखा था कि उदारवादी और जो मजदूर तबका था, किसान तबका था, कृषक वर्ग था, वो किस प्रकार से विद्रोह करता है। और यूरोप में हमने देखा था कि जगह जगह पर राजा अपनी राजगद्दी छोड़ करके जाते हैं और एक गणतंत्र की घोषणा करते हैं और फिर जो है सर्वजन जनरल असेंबली बनती है और उसके पक्ष में मतदान दिया जाता है। हमने देखा था कि वो फ्रैंकफर्ट संसद में किस प्रकार से जो है 831 प्रतिनिधि आते हैं और वहाँ जा कर के जो है एक नेशनल असेंबली बनती है और उस संसद के अधीन एक राजा को घोषित किया जाता है। लेकिन साथियों वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशा जो है ताजपोशी की वजह से, प्रशा के राजा ताजपोशी के अस्वीकार की वजह से फिर नेशनल असेंबली भंग कर दी जाती है। सैनिकों के बल पर विद्रोह होता है और विद्रोह के बाद में अंततः जो है रूढ़वादी वर्ग फिर जा कर के बैठ जाता है। तो ये बदलाव हमने देखा फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। और भी हम पिछले सेशन में वियना संधि के बारे में हमने पढ़ा था और कई सेशन हम इस प्रकार से देख रहे हैं। हमने देखा था जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी और जर्मनी में जो सेना का था, सेना का क्या योगदान रहा। आज हम देखेंगे कि इटली का किस प्रकार से एकीकरण हुआ। साथियों अगर इटली की बात करें तो इटली हम देखते हैं, अगर मैप में बात करें तो ये कुछ ऐसे है। वर्ल्ड के मैप में ऐसे करके इसका मैप है, ऐसे इस प्रकार से है कुछ, ये ऐसे करके इटली जो है, इटली का नक्शा है इस प्रकार से। वर्ल्ड के, विश्व के मैप में हम देखेंगे, विश्व के नक्शा में साथियों यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐसे ही बना करके दिखा रहे हैं। तो उस समय इटली लगभग 7 राज्यों में बटा हुआ था। और हम देखते हैं कि जो इधर जो था वो सिसिलिया राजतंत्र था। यहाँ पर जो है सिसिलिया थे और जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई हैम्बर्ग थे। तो ये कई भागों में बटा हुआ था। उस समय 7 खंडों में बटा हुआ था, यूँ कहें इटली। और जाहिर सी बात है कि मेस्सनी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और इटली, इसीलिए उसने एक गुप्त संगठन बनाया था, यंग इटली। वो चाहता था कि इटली एक दिन जो है पूरे देशों पर राज करे और अपना थोड़ा सा उसका आर्थिक और जो भूखमरी वहाँ पर थी वो दूर हो सके। तो इटली उस पीरियड में सिर्फ इटली में एक ही राजघराना था जो कि इधर एक घराना था इटली का, जो कि इतालवी भाषा से या इटली राजघराने से था। बाकी जो है कोई इटली राजघराने से नहीं था। तो हम देखते हैं कि ये जो था सार्डिनिया पीडमेंट, इसका नाम था सार्डिनिया पीडमेंट। ये जो एक क्षेत्र था सार्डिनिया पीडमेंट, क्या नाम था? सार्डिनिया पीडमेंट। ये तो यही एक इलाका था, यही एक क्षेत्र था इटली का, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था ये सार्डिनिया पीडमेंट था। यहाँ पर इतालवी भाषा बोली जाती थी। ये इतालवी से हम कहें, ये इटली राजघराने से था सिर्फ एक। बाकी अगर हम देखें तो उत्तर में ऑस्ट्रेलियाई हैम्सबर्ग थे। यूँ अगर बात करें, मान लो ये पूरब है, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। तो इटली में अगर उत्तर में बात करें तो ऑस्ट्रियाई का जो है शासन था, किसका? हैम्सबर्ग का। हैम्सबर्ग। तो ये थे उत्तर में किसका था दबदबा? ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्ग का। यहाँ पर दबदबा किसका था? ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्ग का दबदबा था।
और फिर अगर हम दक्षिण में देखें, सबसे दक्षिण में ये जो सिसिलियाई जो इलाके थे, यानी कि दोनों इलाके सिसिलिया के राजतंत्रों से अधीन था, सिसिलिया के राजतंत्रों के अधीन था। तो कहें कि बूर्बो जो सत्ता थी, बूर्बो सत्ता तो क्या थी, बूर्बो सत्ता, बूर्बो का राजतंत्र था, यहाँ पर बूर्बो की सत्ता थी। तो हमने देखा कि उत्तर में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग है और दक्षिण में जो है बूर्बो की सत्ता है, बूर्बो जो है बूर्बो के अधीन है। और फिर हम देखते हैं कि ये बूर्बो जो है यहाँ स्पेनिश जो है अपना शासन कर रहे थे, यानी कि दक्षिण में बूर्बो की सत्ता थी और ऊपर जो कि उत्तर में था तो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग था। और जो दक्षिण में था, पश्चिम में सार्डियाई पिडमेंट, सार्डियाई पिडमेंट, और जो मध्य में था, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सार्डिनिया पिडमेंट, सार्डिनिया पिडमेंट इटली का था। और यहाँ पर देखें तो मध्य में पोप का साम्राज्य था, यानी कि पोप शासन कर रहा था। तो इटली उस समय कई राजघरानों में, 7 राजघरानों में बटा हुआ था, और जहाँ पर विभिन्न राजा जो है अपना अपना शासन, स्वायत्त शासन कर रहे थे। तो जो क्रांतिकारी थे वो ये चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, और एकीकरण होने के बाद में इटली का कोई एक राजा हो जो कि पूरे इटली पर शासन कर सके, और उससे आर्थिक मजबूती आएगी। जाहिर सी बात है कि अगर मान लो एक इलाका होता, एक बड़ा सा एक इलाका हो, और आप मान के चलें कि एक यूँ कहें कि एक मंडल की बात करते हैं, तो अगर मंडल में और छोटे छोटे ज़िले होते हैं तो ज़िले में डीएम होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन अगर जितना छोटा होगा तो वहाँ पर छोटे छोटे नियुक्त करने पड़ेंगे, अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। अगर एक ही प्रशासन, एक ही राजा करेगा तो वहाँ पर अधिकारी, प्रशासन और इन सब का बचत होगी। तो वही चीज़, और दूसरी चीज़ है कि सारे लोग सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ सब अपनी डफली, अपना राग वाला हिसाब किताब था, यानी कि एक राजा अलग शासन कर रहा है, दूसरा राजा अलग शासन कर रहा है। तो मेसिनी चाहता था कि किसी तरीके से इटली का एकीकरण हो। इसलिए हमने देखा था कि 1848 के बाद वो क्या करता है, गुप्त संगठन बनाता है, यंग इटली वगैरह, इस प्रकार से गुप्त संगठन बनाता है 1831 से 48 के मध्य में, और क्रांतिकारी विद्रोह करता है एकीकृत इटली गणराज्य के लिए। किसके लिए? एकीकृत इटली के लिए वो विद्रोह करता है, एकीकृत इटली। सभी चाहते थे कि एकीकृत इटली हो, यानी कि सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं ये सब एक इटली की तरह एक शासन हो, मतलब एकीकृत इटली हो। तो हम देखते हैं इसी क्रम में कई राजनेता निकल करके आते हैं, और एक जो कि सार्डिनिया पिडमेंट के उस समय शासन कर रहे थे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो इनका हम नाम क्यों ले रहे हैं? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का नाम हम क्यों ले रहे हैं सार्डिनिया पिडमेंट के? क्योंकि जो राजघराने थे, अन्य राजघराने जितने भी थे इटली में, वो सब अलग अलग शासन कर रहे थे। वो अपनी अलग अलग अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अपने आप को स्वायत्त समझते थे, स्वतंत्र समझते थे। लेकिन जो सार्डिनिया पिडमेंट था ये एक ही राजघराना था जो इटली का राजघराना था। तो सभी चाहते थे कि सार्डिनिया पिडमेंट जो है पूरे एकीकृत इटली का एक राजा बने। तो जो इसका उस समय शासन कर रहे थे 1848 के पीरियड में विक्टर इमैनुअल द्वितीय, किस पर? सार्डिनिया पिडमेंट पर। तो सभी चाहते थे कि इमैनुअल द्वितीय जो है पूरे इटली का, एकीकृत इटली का राजा घोषित हो। तो इसके परिणाम, इसके
इसके संबंध में इनको राजा बनाने के संबंध में सभी विद्रोह करते हैं। वहाँ पर जितना उदारवादी वर्ग होता है, क्रांतिकारी वर्ग होते हैं, वो सारे लोग विद्रोह करते हैं। और उस समय जो है एक प्रमुख मंत्री, यूँ कहें एक प्रमुख मंत्री कावूर था। एक प्रमुख मंत्री क्या था? उसका नाम था कावूर। कावूर यहीं का सार्डिनिया पिटमैन का एक प्रमुख मंत्री था जिसका नाम था कावूर। ये प्रमुख मंत्री था। तो कावूर के बारे में हम देखते हैं कि ये कावूर जो था उस समय ना तो ये एक राजनेता था, ना तो एक राजनेता था, ना इसकी बहुत ज़्यादा पहचान थी, लेकिन उस समय ये अमीर धनाढ्य कृषक परिवार से था, यानी कि धनाढ्य व्यक्ति था, अमीर था। और ये फ्रेंच बोलता था, स्पष्ट फ्रेंच बोलता था उस समय। तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रेंच बोलता हो वहाँ पर फ्रेंच जो है एक तरीके से अमीर घरानों से वो लैंग्वेज का ताल्लुक था। और तो इसलिए इसको जो है अमीर और एक शिक्षित वर्ग कह लीजिए, शिक्षित वर्ग जो था वो फ्रेंच बोलता था, वो स्पष्ट फ्रेंच बोलते थे, तो शिक्षित वर्ग के लोग। तो इसलिए ये जो कावूर था इसका बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिला। और जन समर्थन की वजह से कावूर ने एक अपनी कूटनीति चली, और कूटनीति के दौरान इसने बहुत अच्छी कूटनीति दिखाई। और इसने जो है सार्डिनिया पिडमैंट और ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया का हम देखते हैं यहाँ बुर्बो जो कि ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग, जो कि उत्तर में शासन कर रहा था, ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग। तो इसने ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग से और ये जो सार्डिनिया पिडमैंट है, ये दोनों आपस में एक संधि करते हैं। और संधि करते हैं किसके? प्रमुख मंत्री कावूर के प्रेजेंस में। तो कावूर एक कूटनीतिक चाल चलता है और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों को, ऑस्ट्रेलिया के बलों को हरा देता है। उसमें ये सही साबित होता है, यानी कि हराने में सामर्थ्य, हराने में कामयाब हो जाता है एक तरीके से। और हम देखते हैं कि नियमित सैनिकों के अलावा एक गैरिबाल्डी थे, जो कि जूसेपे गैरिबाल्डी एक थे, जूसेपी गैरिबाल्डी। देखिए, चलिए इसको रफ नहीं करेंगे। गैरिबाल्डी कौन थे? जूसेपे गैरिबाल्डी, जूसेपे गैरिबाल्डी, जो कि इनके नेतृत्व में सैनिकों ने, बहुत सारे सैनिकों ने, जो कि गैरिबाल्डी के नेतृत्व में जो है सशस्त्र स्वयं इस युद्ध में, जो ऑस्ट्रेलिया का युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया हैम्सबर्ग का जो सार्डिनिया पिडमैंट के दौरान जो संधि हुई, संधि से पहले युद्ध हुआ। और युद्ध में जोसेपे गैरिबाल्डी नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि भारी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और नेतृत्व करते हुए इन्होंने पहले इनको हराया, इनको हराने में कामयाब हुए। फिर ये चले कहाँ पर? दो जो सेलेसिया थे, ये सेलेसिया का इलाका था। कौन सा? सेलेसिया का इलाका था। यहाँ पर दो क्षेत्र थे और दोनों क्षेत्र सेलेसिया का इलाका था, और यहाँ पर बोर्बो की सत्ता थी। तो इस पर जो है आक्रमण किया इन्होंने, और इसको भी अपने एकीकृत इटली में बनाया। धीरे धीरे दक्षिण इटली को, पूरे दक्षिण इटली को और मध्य इटली को अपने में मिलाने में ये कामयाब रहे। और हम देखते हैं कि 1860 के दौरान दक्षिण इटली और दोनों सिसिलिया के राज्यों में प्रवेश किया। और जो स्पेन के शासक और जो बोर्बो सत्ता थी, इसको हराने में कामयाब रहे। और फिर 1861 में इमैनुअल द्वितीय को जो है एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है। तो कब राजा घोषित किया जाता है? इमैनुअल द्वितीय को कब राजा घोषित किया जाता है? 1861 में।
और 1861 में जब बोर्बो की सत्ता हटाई जाती है, स्पेनिश लोगों को भगाया जाता है, मध्य इटली को इसमें मिला लिया जाता है और सार्डिनिया पिडमेंट जो कि पहले ऑस्ट्रिया को हराती है, फिर दक्षिण इटली को, फिर मध्य इटली को, और फिर ये पूरा इटली जो है इसके अधीन हो जाता है, इमैनुअल द्वितीय के अधीन हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं 1861 में जो है पूरे इटली का, एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है इमैनुअल द्वितीय को। तो ये कहानी थी एकीकृत इटली की। तो इस प्रकार से राजा घोषित किया जाता है। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि उस समय जो है इटली की अधिकांश जनता जो है निरक्षर थी, और यहाँ तक कि इतनी निरक्षर थी अधिकांश जनता कि वो ये भी नहीं जानती थी कि जो है जो इटालिया है, जो इटालिया वहाँ के एक तरीके से इटालिया जो भाषा है उसका नाम तक नहीं सुना था, इटालिया। और इटालिया भाषा जो इटालिया वहाँ चलती थी, इटालिया भाषा का नाम तक नहीं सुना था। और वो जो निरक्षर, अधिकांश जनता निरक्षर थी, वो इटालिया को क्या कहती थी? ला टालिया। क्या कहती थी? ला टालिया, ला टालिया। और बड़े मज़े की बात ये है कि जो अधिकांश जनता जो निरक्षर थी वो इटालिया को ला टालिया समझती थी, और ये समझती थी कि ये जो ला टालिया है ये इमानुअल द्वितीय की पत्नी है, इमानुअल द्वितीय की पत्नी है, वो ये समझते थे। तो इतने आप ये समझिए कि अधिकांश जनता निरक्षर थी और ये कंडीशन थी वहाँ के किसानों की। लेकिन गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाईं और अंततः 1861 में पूरे इटली को एकीकृत कर लिया गया। तो साथियों, आपने देखा था किस प्रकार से जर्मनी एकीकृत हुआ था। आज आपने देखा कि इटली किस प्रकार से एकीकृत हुआ। अब आप पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की दास्तां क्या थी और ब्रिटेन के बारे में कुछ जानेंगे कि आखिर जो है ब्रिटेन में कैसी दास्तां रही। तो एक आपने गाना सुना होगा बहुत अच्छा सा कि अजीब दास्तां है ये। तो कुछ अजीब ही दास्तां थी ब्रिटेन की, बड़ी ही अजीब दास्तां थी। यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यूँ मान लीजिए कि ब्रिटेन अपने आप को पहचानता नहीं था। ब्रिटेन अपने आप को पहचानता नहीं था। ब्रिटेन में कई भाषाएं थी, निर्जातियां, एक तरीके से निर्जातीय लोग रहते थे। यूँ कहें कि वहाँ पर अंग्रेज भी रहते थे, वेल्स भी रहते थे, स्कॉट भी रहते थे, कुछ स्कॉट भी रहते थे, कुछ आयरिश लोग भी रहते थे। और ब्रिटेन कई भागों में बटा हुआ था, एक आयरलैंड था, दूसरा स्कॉटलैंड था। और हम देखते हैं तो इस जो ये 18वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, 18वीं सदी में ब्रिटेन अपने आप को नहीं पहचानता था कि मैं ब्रिटेन हूँ, तो ये कंडीशन थी, आप ये समझ लीजिए। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी, पैसा आया, संस्कृति बढ़ी और धीरे धीरे उसकी साज सज्जा ब्रिटेन धीरे धीरे कई देशों पर कब्जा कर लिया, उसकी सत्ता बढ़ गई, विस्तार हो गया और फिर जा कर के ब्रिटेन बन करके यूनाइटेड किंगडम बन करके निकलता है। तो यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप देखिए मोदी जी को ले लीजिए। जब मोदी जी बचपन में की लाइफ आप देखिए तो इतने गरीब थे कि चाय बेचा करते थे। पहनने के लिए शायद शर्ट भी सही से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री बनते हैं, राजनेता फील्ड में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर जो है महंगे से महंगा कोट पहन करके निकलते हैं। साज सज्जा में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार से उनकी लैंग्वेज में परिवर्तन आया, उनके रहन सहन में परिवर्तन आया, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। और यही परिवर्तन धीरे धीरे हम ब्रिटेन में देखते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन में परिवर्तन देखते हैं। तो साथियों, ब्रिटेन को जो है अचानक ही ब्रिटेन राष्ट्र राज नहीं बना।
ब्रिटेन अचानक राष्ट्र राज नहीं बना, यानी कि इसकी जो दास्तान है, हम कहें कि ये बहुत लंबी चली। इसकी जो लहर थी, इसके सुधार की जो लहर थी, वो उथल पुथल करके चलती रही और काफ़ी लंबे समय तक चली, और फिर जा कर के औद्योगिकीकरण हुआ ब्रिटेन में, कई सुधार हुए धीरे धीरे हम देखते हैं। तो यूँ कहें कि ब्रिटेन में राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं धीरे धीरे आगे आने लगीं, और आंग्ल जो राष्ट्र था, आंग्ल राष्ट्र, वो धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, और जो द्वीप समूह अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में धीरे धीरे सफल हो पाए, और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। कब? 1688 में। 1688 में जो है फाइनली जो राजतंत्र था ब्रिटेन में, उसको हटा दिया गया, और इसकी ताकत, जो राजतंत्र की ताकत थी, वो ब्रिटेन संसद ने ले ली। ब्रिटेन संसद तो संसद के अधीन हो गई। तो ऐसे इस प्रकार से धीरे धीरे करके बदलाव हुआ, और हम देखते हैं इसी संसद के माध्यम से धीरे धीरे राष्ट्र राज का निर्माण हुआ। और राष्ट्र राज के निर्माण जो हुआ, तो राष्ट्र राज का ब्रिटेन संसद के थ्रू जो राष्ट्र राज का निर्माण हुआ, उसके केंद्र में कौन था? अगर हम कहें राष्ट्र राज का निर्माण हुआ, तो उसके केंद्र में था इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या था, केंद्र में इंग्लैंड क्यों था? तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड जो संसद थी, जो ब्रिटेन संसद थी, उसमें प्रतिनिधित्व जो था वो इंग्लैंड वासियों का सबसे ज़्यादा था। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, कौन? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों जाकर के एक एक्ट बनाते हैं, एक्ट ऑफ, ये कहें एक्ट ऑफ यूनियन। क्या? एक्ट ऑफ यूनियन दोनों बनाते हैं। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बनता है। क्या बनता है? एक्ट, जो लिख लें, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन क्यों बनता है? क्योंकि इंग्लैंड को एकीकरण करना था, इंग्लैंड का एकीकरण होना था, और इंग्लैंड को एक तरीके से यूनाइटेड, जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों के बीच जब एक्ट ऑफ यूनियन बनता है 1707 में, तो उसका परिणाम क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन करके निकलता है। यानी कि इसका गठन जो होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन करके निकलता है कौन? यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया जाता है। और ये गठन किसके दौरान हुआ? आपने देखा कि एक्ट ऑफ यूनियन बना 1707 में, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद एक्ट ऑफ यूनियन बना, और एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। और ये जो गठन हुआ इसका, तो इसका परिणाम क्या हुआ? अगर आप देखें तो यूँ मानिए कि जो ब्रिटेनी जो संसद थी, जो ब्रिटेन की संसद थी, उसमें इसका परिणाम ये हुआ कि दबदबा रहा। किसका? ब्रिटेन के सदस्यों का दबदबा रहा
ब्रिटेन के सदस्यों का ब्रिटेन के सदस्यों का इस संसद में दबदबा रहा। ब्रिटेन के जो प्रतिनिधि थे उनका इस राष्ट्रीय राज में जो ब्रिटेन संसद थी उसमें दबदबा रहा। तो उस दबदबे का परिणाम ये हुआ कि स्कॉटलैंड में जो संस्कृति थी स्कॉटलैंड की और जो भाषा थी, जो हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड की एक तरीके से जो खास संस्कृति थी और राजनीति संस्थान योजनाबद्ध तरीके से दबा दिए गए, यानी कि एक प्लानिंग के साथ, एक साजिश के साथ स्कॉटलैंड को दबाया गया और इंग्लैंड को उभारा गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आप यूँ समझिए कि अगर दो पार्टियां हैं, अगर एक को जीतना है, अगर दोनों पार्टी में एक को जीतना है तो एक को हारना पड़ेगा, एक को दबना पड़ेगा, एक को पीछे हटना पड़ेगा या फिर उसे हटाया जाएगा। और यही हुआ ब्रिटेन में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच जब समझौता हुआ तो इंग्लैंड चाहता था कि स्कॉटलैंड ऊपर न उभर पाए। इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनकी राजनीति अगर उभरी तो इंग्लैंड ऊपर नहीं उठ पाएगा। और यही कारण था कि इंग्लैंड की भाषा को स्कॉटलैंड की भाषा को बैन कर दिया गया और स्कॉटलैंड में राजनीति को बैन कर दिया गया। राजनीति को प्लानिंग के तरीके से, एक प्लानिंग के तहत राजनीति को दबा दिया गया। और ब्रिटेन संसद में जो ब्रिटेन के लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उनका दबदबा था ही, उनके प्रतिनिधि ज़्यादा थे, तो उनका ज़बरदस्त एक तरीके से दबदबा रहा। और हम देखते हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी व्यक्त की, कैथोलिक कुल से थे, हम कहें कि जो स्कॉटिश स्कॉट के जो स्कॉटिश हाईलैंड्स, यूँ बोलें कि स्कॉटलैंड के जो कैथोलिक वर्ग के लोग थे, क्योंकि कैथोलिक थे ही ज़्यादा, तो कैथोलिक वर्ग के जो लोग थे, तो कैथोलिक वर्ग के लोगों को इस प्रकार से दबाया गया कि वहाँ स्कॉटिश की एक भाषा थी, गौलिक भाषा। कौन सी भाषा? गौलिक भाषा। तो स्कॉटलैंड की कौन सी भाषा थी? गौलिक भाषा। गौलिक भाषा। तो क्या हुआ कि जब ब्रिटेन का दबदबा हुआ तो उसने क्या किया? गौलिक भाषा पर बैन लगा दिया, गौलिक भाषा को भी दबा दिया गया। जब किसी व्यक्ति या किसी समाज को अगर दबाना है तो उसकी संस्कृति को दबाना पड़ेगा, उसकी राजनीति को दबाना पड़ेगा, उसकी भाषा को दबाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि स्कॉटलैंड को दबाना था, स्कॉटलैंड के विद्रोहियों को दमन करना था। स्कॉटलैंड के जब भी लोग आज़ादी की मांग करते तो उनको दमन कर दिया जाता, उनको दबा दिया जाता। कैथोलिक वर्ग के लोग कई बार आज़ादी व्यक्त करना चाहते थे, कई बार आज़ादी के लिए विद्रोह भी किया, लेकिन उनको जो है सेना की सहायता से जो है दबा दिया गया, क्योंकि इनके राजनेता ज़्यादा थे। तो इन्होंने यहाँ तक किया कि इनकी भाषा को भी बैन कर दिया और इनका जो पहनावा था वो भी पूरी तरह से बैन लगा दिया। ये अपने पहनावे को न पहन पाए और जो इंग्लैंड का पहनावा था उसको बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वहाँ के लोगों को एक तरीके से देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। स्कॉटलैंड वालों को वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। यानी कि इंग्लैंड अंततः ये क्या किया कि इंग्लैंड पूरा अपना दबदबा बना लिया। और यही हुआ आयरलैंड के साथ में। आयरलैंड हम क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि आयरलैंड भी इंग्लैंड में अंततः मिल जाता है। तो जो हाल स्कॉटलैंड का किया इन्होंने, इंग्लैंड ने वही हाल किया आयरलैंड का। देखते हैं आयरलैंड के साथ में क्या हुआ। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है साथियों। हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम
जो इंग्लैंड है वो किस प्रकार से बना, हम ये देख रहे हैं। तो हमने एक यूनाइटेड इंग्लैंड को जो है यूनाइटेड किंगडम को एकीकृत के फॉर्म में हम देखना चाहते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया एक समझौते के थ्रू 1707 में। और फिर हम देखते हैं आयरलैंड। अब आयरलैंड का हाल भी वही होगा जो आपने स्कॉटलैंड के साथ में देखा। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर जो आयरलैंड था वहाँ पर दो वर्ग थे। कौन कौन से? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में दो वर्ग थे। कौन से? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। वहाँ पर दो वर्ग थे। तो प्रोटेस्टेंट जो धार्मिक गुट था और कैथोलिक जो धार्मिक वर्ग था, ये दोनों गुट बटे हुए थे। ये आयरलैंड में दोनों गुट बटे हुए थे। तो क्या किया कि आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले वो बहुसंख्यक थे और कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। तो उन्होंने क्या किया कि हमने देखा कि वहाँ पर कैथोलिक वर्ग को आज़ादी नहीं मिल रही थी। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। और यहाँ पर भी यही हाल हुआ, क्योंकि इनका जो था प्रोटेस्टेंट जो धार्मिक वर्ग था ये बहुसंख्यक था। क्या था? बहुसंख्यक। ये बहुसंख्यक था। और जब ये बहुसंख्यक था तो ये दबदबा बनाने में सफल हुआ और कैथोलिक को दबा दिया गया। आयरलैंड में भी कैथोलिक वर्ग को उठने नहीं दिया गया। इन्होंने अपना प्रभुत्व कायम किया, प्रोटेस्ट धार्मिक वर्ग ने अपना प्रभुत्व कायम किया। और आगे चल करके हम देखते हैं कैथोलिक विद्रोह को कुचल दिया गया और कुचलने के बाद एक ओल्फ टॉन और यूनाइटेड आयरिश मैन, एक ओल्फ मैन होते हैं, ओल्फ टोन विद्रोह करते हैं। ओल्फ टोन और आयरिश मैन एक संस्था होती है आयरलैंड की जो कि ओल्फ टोन का समर्थन करती है। तो ओल्फ टोन और आयरिश मैन ने विद्रोह किया, आयरलैंड में विद्रोह किया। और ये विद्रोह किस लिए हो रहा था? ये विद्रोह हो रहा था कैथोलिक वर्ग की तरफ से। कैथोलिक आज़ादी की मांग कर रहे थे, कैथोलिक आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट अपना दबदबा बनाना चाहता था। कैथोलिक उधर भी दबाया गया स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में कैथोलिक दबा दिया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट वर्ग जो है प्रोटेस्टेंट को समर्थन मिल रहा था। किसका? इंग्लैंड का समर्थन मिल रहा था और ये बहुसंख्यक भी थे। तो इस प्रकार से ओल्फ टोन और आयरिश मैन एक संस्था होती है। तो ओल्फ टोन के नेतृत्व में और जो आयरिश मैन जो संस्था है, इन सब ने विद्रोह किया आयरलैंड में। और विद्रोह किया तो, लेकिन विद्रोह कैसा रहा? विद्रोह असफल हो गया, विद्रोह सफल नहीं हो पाया। विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। और अंततः हम देखते हैं कि असफल होने के दौरान 1798 में और अंततः 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। तो साथियों क्या हुआ कि अंततः जो है जब विद्रोह असफल हो गया और आयरलैंड को 1801 में, कब? 1801 में अंततः जो है इसे यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया जाता है, यूके में शामिल कर लिया जाता है। किसे? आयरलैंड को ऐसे नहीं, बलपूर्वक शामिल कर लिया जाता है। सेना की सहायता से आयरलैंड को इंग्लैंड में शामिल कर लिया जाता है, जबरदस्ती शामिल कर लिया जाता है। और शामिल करने के बाद एक नए ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण होता है। अब आप देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड भी उसमें शामिल हो गया ब्रिटेन में, इंग्लैंड के साथ समझौता करके और फिर जा करके क्या हुआ कि 1801 में आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया इंग्लैंड में। और शामिल करने के बाद में इस पर आंग्ल संस्कृति आयरलैंड में पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। किसका? आंग्ल संस्कृति का। आंग्ल संस्कृति।
और वही हाल किया गया जो स्कॉटलैंड की संस्कृति को दबाया गया, वहाँ की भाषा को दबाया गया, उसी तरीके से आयरिश भाषा को दबाया गया, आयरिश पर बैन लगा दिया गया और आयरिश के संस्कृति को दबाया गया आयरलैंड की। और क्या हुआ कि आंग्ल संस्कृति का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया आयरलैंड में, और आंग्ल राजनीति का प्रचार प्रसार किया गया। और जो ब्रिटेन के झंडा था, ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह था, वो यहाँ पर लगा दिया गया। और एक तरीके से आप देखें यूनियन जैक, ब्रिटनी झंडा जो था यूनियन जैक, यूनियन यानी कि झंडा, ब्रिटनी झंडा यूनियन जैक, यूनियन जैक। तो ब्रिटनी झंडा कौन, ब्रिटनी झंडा यहाँ लगाया गया आयरलैंड में। एक तो ब्रिटनी झंडा लगा दिया गया, दूसरा प्रतीक चिन्ह ब्रिटेन के, और तीसरा जो है राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबेल किंग, गॉड सेव आवर नोबेल। तो राष्ट्रीय गान क्या था, गॉड सेव आवर, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, आवर नोबेल किंग, आवर नोबेल किंग, गॉड सेव आवर नोबेल किंग। इस राष्ट्रगान को लागू कर दिया गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इंग्लैंड में राष्ट्रगान को लागू कर दिया गया। यहाँ झंडा, ब्रिटनी झंडा यूनियन जैक लागू कर दिया गया, लगा दिया गया। और आपने देखा कि आयरलैंड में किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भी ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे वो भी लागू कर दिए गए आयरलैंड में, और ब्रिटनी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया। और यूँ देखें कि पुराने राष्ट्र संघ के महत्व सहयोगी के फॉर्म में रह गए, यानी कि पूरी तरीके से आयरलैंड को जो है बदल दिया गया, आयरलैंड की संस्कृति को दबा दिया गया, आयरलैंड की भाषा को। तो इस प्रकार से 1801 में आपने देखा कि यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। कौन बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो ये कहानी थी ब्रिटेन की, ये ब्रिटेन की अजीब दास्तां थी, ब्रिटेन की जो आप पढ़ रहे थे, ब्रिटेन की अजीब दास्तां थी कि ब्रिटेन में आयरलैंड मिला लिया गया, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड मिला लिया गया, और एक बड़े यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हो गया, एक ब्रिटनी राष्ट्र का निर्माण हो गया। तो आप क्या करेंगे, आज का होमवर्क आपके लिए है कि ब्रिटेन का एकीकरण किस प्रकार से किया गया, और ब्रिटेन का एकीकरण किस प्रकार से किया गया, और ब्रिटेन को एकीकरण करने में आयरलैंड की क्या भूमिका रही, और दूसरा कैथोलिक वर्ग को किस प्रकार से दबाया गया, और तीसरा स्कॉटलैंड में कौन सी भाषा थी, और स्कॉटलैंड में किस प्रकार का पहनावा था। ये आपको रिसर्च करना है। तो करना क्या है, इन क्वेश्चनों को लिखना है लगभग 150 शब्दों में। और आप जो भी अब इस सेशन में लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, क्रांति और जो यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय था। तो जर्मनी के एकीकरण आपने देखा, इंग्लैंड का एकीकरण देखा, ब्रिटेन का एकीकरण देखा। इन सभी चीज़ों के बारे में टिप्पणी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज बांटने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो साथियों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और फिर अगले सेशन में आपके लिए नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है, और आप पढ़ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का एक अजीब भूमिका जो थी इन सब सारी चीज़ों में, वो भी आप विस्तार से जानेंगे अगले सेशन में। तो साथियों, तब तक के लिए फिर नए सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।